जी नमस्कार, वेलकम टू प्रेप मार्ट। आज इंडियन हिस्ट्री में अपन टॉपिक देख रहे हैं हम संगम साहित्य और संगम काल के जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उनको। अपन हर रोज़ इंडियन हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं। अपन ने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारे टॉपिक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, मौर्य तक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबके जितने वन लाइनर बने पूरे आपका जो टॉपिक है उसमें से चाहे 300 वन लाइनर बने चाहे 400, मैंने हर एक को पूरा क्लियर वहाँ पे करवा दिया है। तो परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार जाकर आप देख सकते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं संगम काल और संगम साहित्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी वन लाइनर बने, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़े आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन चैनल पर बने रहिएगा, इस वीडियो पर बने रहिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जब अपन ये देखते हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक संगम साहित्य में, तो संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ संघ या फिर परिषद। संगम साहित्य से मुख्य रूप से किस क्षेत्र के जनजीवन की जानकारी मिलती है? जब संगम साहित्य के बारे में पूछा जाए कि किस क्षेत्र के लिए जनजीवन की इसमें जानकारी है, तो ये है दक्षिण भारत की। संगम साहित्य में उल्लेखित 3 महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं? तो चोल, चेर और पांड्य। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में सबसे प्राचीन वंश किसे माना गया है? तो चेर वंश से इसको माना गया है। नेक्स्ट, पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो इसका सही आंसर होगा 3। इंडियन हिस्ट्री में परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, मैं उन सभी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। उसके बाद अपन इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी की ओर बढ़ेंगे और एक एक सवाल को अंत तक जरूर देखिएगा। तीनों संगमों का आयोजन कहाँ का हुआ था? तो जो 3 संगम आयोजित किए गए थे पांड्य शासकों के संरक्षण में, उनके 3 संगम हुए थे। पहला हुआ था मदुरै में, द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में और तृतीय भी हुआ था उत्तरी मदुरै में। तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही अच्छा सवाल। चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, आरपीएससी की करें, स्टेट पीसीएससी करें या फिर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर इंडियन हिस्ट्री का कोई सवाल पूछा जाएगा तो अपने एक भी वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है तोल्काप्पियम। थोड़ा हार्ड लगेगा आपको शब्दों की दृष्टि से, लेकिन बने रहेगा। तोल्काप्पियम की रचना किसने की थी? तो तोल्काप्पियर ने, जो अगस्त्य ऋषि के शिष्यों में से एक थे। संगम साहित्य में आर्य सभ्यता के दक्षिण भारत में विस्तार का श्रेय किन किन ऋषियों को दिया गया है? तो ये दिया गया है ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य। नेक्स्ट देखें साथियों, अगर आपको करंट अफेयर के पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर। पिछले 7 से 8 महीनों के पीडीएफ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री के जो अपन वन लाइनर देख रहे हैं उसके भी जो है वो भी पीडीएफ अवेलेबल है। आर.एस. शर्मा के अनुसार संगम काल का समय क्या था? तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट है, नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में संगम काल का समय क्या माना है? तो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक। मैंने जो है इस वीडियो में है, प्रत्येक वीडियो में चाहे आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देखेंगे तो उसमें प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े सवाल, इजी से लेकर हार्ड सवाल को ऐड किया है, ताकि अपना एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। एक एक लाइन से मैंने सवाल बनाया है। उपलब्ध संगम साहित्य को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो जो संगम साहित्य उपलब्ध है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है पट्टू पाट्टू और दूसरा है एट्टू तोकई। नेक्स्ट है, संगम साहित्य के 2 मुख्य विषय क्या है? अहम और पूरम। नेक्स्ट, संगम साहित्य में किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो तिरुक्कुरल को, इसको कुरल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तिरुक्कुरल की रचना किसने की थी? तो ये की थी तिरुवल्लुवर ने। तिरुवल्लुवर ने, ये ध्यान रखिएगा। पदेणी कलकनुक्कु का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है 18 लघु ग्रंथों का संग्रह। संगम साहित्य का प्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में। नेक्स्ट है, तिरुक्कुरल को और किन नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कुरल जो है इसको लघुवेद, पंचम वेद और तमिल बाइबल के नाम से। अगर ये भी पूछा जाए कि तमिल बाइबल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको सही आंसर करना है कुरल या फिर तिरुक्कुरल, ऑप्शन में जो भी हो। तिरुक्कुरल में कुल कितने खंड और कितनी कविताएं हैं? तो जब आप इसको विस्तृत रूप से देखते हैं तो आपको इसमें 133 खंड देखने को मिलते हैं और 1330 कविताएं। नेक्स्ट है, कुरल किन 3 पुस्तकों या 3 भागों में विभाजित है? तो ये 3 भागों में अरम, पोरुल और इनबम। अगस्त्य ऋषि द्वारा रचित किस ग्रंथ को अप्राप्य माना जाता है? तो अगेयतीम को। शिल्पदिकारम महाकाव्य की नायिका कौन है? तो इनकी महाकाव्य नायिका है कणग्गी। शिल्पदिकारम का लेखक कौन है? तो इलिंगो आदिगल, जो शेर राजा थे सेनगुटवन, उनके भाई थे। किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का रत्न एवं प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो शिल्पदिकारम को। नेक्स्ट है, किस महाकाव्य में मगध, वत्स एवं अवंती का उल्लेख और 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा है? तो यह है शिल्पदिकारम में। नेक्स्ट है,
मणिमेखले महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जो इस महाकाव्य है मणिमेखले, रचयिता है मदुरै के बौद्ध व्यापारी शीतले सतनार। किसने? शिल्पदिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी का है? तो प्रोफेसर मेंढाले ने। संगम काल की दो प्रसिद्ध विदुषी कवयित्रियों के नाम क्या है? तो विदुषी कवयित्रियों के प्रसिद्ध नाम जो है वो है ओवियार तथा नचलियर। तो संगम काल की दो प्रसिद्ध विदुषी कवयित्रियाँ हुआ करती थी, ओवियार तथा नचलियर। परिपदल ग्रंथ में किस नृत्य का वर्णन है? तो मयूर नृत्य का। तमिल साहित्य के 5 प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो शिल्पदिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडल केशी। जीवक चिंतामणि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विवाह की किताब के नाम से जीवक चिंतामणि को जाना जाता है। साथियों, चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने अगर शुरू कर दिया है तो अंत तक देखेंगे तभी आपका एक एक सवाल क्लियर होगा और परीक्षा में एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। चाहे अपने प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को देखिएगा, उसमें से कोई भी सवाल आपको बाहर आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस कवि ने नंदो और मौर्य का उल्लेख किया है तथा ये भी बताया कि नंदो ने अपना कोश गंगा में छिपाया था? तो मामूलनार ने। नेक्स्ट, चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह और राजधानियाँ क्या थी? तो प्रतीक चिन्ह था धनुष, राजधानी थी वांजू, करूर या फिर तोंडी। पदिप्पु ग्रंथ में किन की शौर्य गाथाओं का वर्णन है? तो 8 जो चेर शासक थे उनकी गाथाओं का वर्णन किया गया है। किसने पदिप्पु को तमिल व्याकरण तथा रीति रिवाजों का कोश कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर MS अयंगन ने। अपन जल्दी इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और अन्य टॉपिक है उसके भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जो एक टॉपिक को उठाएंगे और उसमें से जितने सवाल बने, अरे पूछेंगे क्या, बाहर क्या सवाल पूछेंगे पेपर में, अपन एक एक सवाल को सॉल्व कर देंगे तो पीछे कोई भी सवाल बचने का चांस नहीं बनता है। चेर राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो सही आंसर होगा उदयन जैरल। उदयन जैरल को किन अन्य नामों से भी पहचाना जाता था? तो वनवरम्बन एवं पेरुंजोर उदयन। नेक्स्ट है, इमयवरम्बन उपाधि किस चेर शासक ने धारण की थी और इसका क्या अर्थ है? तो ये की थी नेदुन जैरल आदन ने और इसका अर्थ है हिमालय तक सीमा वाला। किस शेर शासक को लाल चेर एवं भला चेर भी कहा जाता है? तो सेन गुटवन को। पत्नी पूजा यानी कणंगी पूजा की शुरुआत किस चेर शासक ने की थी? ये की थी सेन गुटवन ने। नेक्स्ट है, पत्नी पूजा के दौरान किस श्रीलंकाई शासक ने सेन गुटवन को सहयोग दिया था? तो सही आंसर होगा गजबू प्रथम ने। चेर राज्य के प्रमुख 6 बंदरगाह कौन कौन से थे? तो एक था तोंडी, मुशीरी, बंदर, नौरा, कारूर और कोरूरा। चेर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो ये था बंदर। वट्टेलुथु क्या थी? तो जो ये वट्टेजुत्थु जो थी, वट्टेलुथु, ये एक चेरों की एक लिपि थी। पूछ लिया जाएगा इनकी लिपि क्या थी चेरों की, तो ये वट्टेलुथु जो थी इनकी लिपि थी। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये बाघ हुआ करता था। नेक्स्ट है, चोलों की प्रारंभिक और बाद की राजधानियां कौन सी थी? तो प्रारंभिक थी उत्तरी मनलूर और बाद की थी उरियर तथा तंजोर। प्राचीन काल में कपास यानी सूती वस्त्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो ये होता था उरेयूर। किस चोल शासक ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो सही आंसर होगा एलारा ने। करिकाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जब संगम साहित्य को देखते हैं, संगम काल को देखते हैं, तो करिकाल शब्द का अपने को अर्थ देखने को मिलता है झुलसे पैरों वाला या फिर शत्रु दल के हाथियों का विनाश करने वाला करिकाल। चोल शासक करिकाल ने किस प्रसिद्ध शहर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा पुहार, आधुनिक कावेरी पत्तनम की। नेक्स्ट है, करिकाल द्वारा कावेरी नदी के किनारे बनवाया गया बांध कितना लंबा था? तो लगभग 160 किलोमीटर। ये पारंपरिक उल्लेख जो है इसमें इसका वर्णन किया गया है। किस युद्ध में करिकाल ने चोल तथा पांड्य राज्यों के 11 राज्यों के समूह को पराजित किया था? तो ये वैणिक के युद्ध में। करिकाल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये वैदिक धर्म का। नेक्स्ट, चोलों का सर्वप्रथम उल्लेख किस व्याकरण के ग्रंथ में मिलता है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली। आज अपन 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे और इसके बाद इसी टॉपिक के जितने लगभग 150-200 और होंगे वो अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे, दूसरे पार्ट में। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली। पांड्य राज्य की राजधानियां कौन कौन सी थी? तो प्रारंभिक थी कोरकी और बाद में मदुरै। पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के पूरे PDF चाहिए, जितने टॉपिक के वन लाइनर है, तो ये DM कर सकते हैं 7014975639 पर। पांड्य राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता था? तो वैगई नदी को या फिर वैगे नदी को। किस विदेशी यात्री ने पांड्य राज्य का उल्लेख किया है और इसमें मात्रा शतात्मक बताया है? तो ये मेगास्थनीज ने।
किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? तो ये की थी नेडियन ने। पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक किसे माना जाता है जिसने महेश्वर की उपाधि धारण की? तो वो थे पल्सलई मुद्दुकुमी। नेक्स्ट है, सबसे विख्यात पांड्य शासक कौन था जिसने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में दूत भेजा था? तो उससे आंसर होगा नेंडू जुलियन। मंदूरे कांची नामक कविता में किस शासक के शासन का विवरण देखने को मिलता है? तो ये विवरण देखने को मिलता है नेंडू जेलियन में, और इसकी रचना है मंगुड़ी मरुनार ने की थी। जो यह रचना है इसकी रचना की थी मंगुड़ी मरुनार ने। जो मंदूरे काची है ये इसकी जो मंदूरे काची है इसका जो रचना की थी ये मंगुड़ी मरुनार ने की थी, और इसमें जिस शासक का विवरण देखने को मिलता है वो है नेंडू लेचेलियन। पांड्य शासकों की प्रारंभिक राजधानी कोरकई किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी मोतियों के लिए। 6ठी सदी में दक्षिण भारत में हुए कालाभ्र विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का विरोध करना। नेक्स्ट है, कालाभ्र संभवतः किस धर्म के अनुयायी थे? तो ऐसा माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। संगमकालीन प्रशासन में राजा की सर्वोच्च अदालत या राज्यसभा को क्या कहा जाता था? तो उस समय कहते थे मनरम। जब आप अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो प्लेलिस्ट दे रखी है इंडियन हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। बस मात्र 20-20 मिनट के वीडियो होंगे और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। एक भी सवाल आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, और अपन प्रत्येक टॉपिक के वन लाइनर पढ़ रहे हैं। राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में कहा जाता था पेरुनल। युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले वीरों की स्मृति में बनाई गई पत्थर की मूर्ति को क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है विरकल या नडुकल। संगमकालीन सेना में सेनापति को क्या उपाधि दी जाती थी? तो उपाधि थी एनाडी। वत किरुतल परंपरा उस समय क्या थी? तो पराजित राजा द्वारा अपने निकट संबंधियों के साथ उपवास रखकर आत्महत्या करना परंपरा थी वत किरुतल। नेक्स्ट है, संगम काल में उत्तर भारत की किस संस्कृति के तत्वों का दक्षिण में प्रचार हुआ है? तो आर्य संस्कृति का। संगम काल के समाज के 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे? तो अरसर, अंडनार, वेनिगर और वेलालार। संगम काल में समाज का विभाजन किस आधार पर था? तो क्षैतिज आधार पर। किन वर्गों को मिलाकर गैर ब्राह्मण वर्ग बनता था? तो क्षत्रिय, वैश्य और किसान। संगम काल में धनी कृषक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो वेल्लाल। नेक्स्ट है, वेल्लाल जाति के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो वेलिर। खेतों में काम करने वाले निर्धन मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो कडेशियर। नेक्स्ट है, चोल राज्य में धनी कृषकों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो वेल व आरसू। पांड्य राज्य में धनी कृषकों को क्या कहा जाता था? तो उस समय कहा जाता था कविदी। नेक्स्ट है, संगम काल में शिकार करने वाले वर्ग को क्या कहते थे? तो एनियर। मरवा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो वैत्सी। जो प्रथा थी ये मरवा जनजाति में प्रचलित थी। संगम काल में उच्च सैनिक वर्गों में कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? तो सती प्रथा की। नेक्स्ट, सूत काटने वाली विधवा स्त्री को उस समय क्या कहा जाता था? परुट्टी पेंडुकल। चारण काव्य गाने व नृत्य करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो वीरुलियार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, एक बार जरूर देखिएगा। बिना माता पिता की जानकारी के किया जाने वाला विवाह उस समय क्या कहलाता था? तो कलाबू। नेक्स्ट है, परिवार की सहमति से होने वाला विवाह संगम काल में क्या कहते थे? तो कारपू। संगम काल में एक पक्षीय परिणय निवेदन को क्या कहा जाता था? एक पक्षीय जो परिणय निवेदन होता था उसको कहते थे कैकिडे। अनुचित प्रेम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो पेरुंद्रणे। गायक व नर्तकों को उस समय क्या कहते थे? तो पाणार और बिडेलियर। नेक्स्ट है, संगम काल की प्रसिद्ध विदुषी महिला कौन थी? तो अवेवियार। संगम काल का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा था? तो याल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो याल था ये संगम काल का मुख्य वाद्य यंत्र था। वैलिप शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता था? तो वैलिप शब्द का संगम काल में इसका अर्थ होता था यज्ञ के लिए। संगम काल में किस पक्षी को शुभ माना जाता था? तो कोए को। नेक्स्ट है, संगम काल में जीविका के मुख्य आधार क्या थे? कृषि, पशुपालन और शिकार। कावेरी डेल्टा की उर्वरता के बारे में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि एक हाथी जितनी जमीन 7 लोगों का पेट भर सकती है। आगे है, संगम साहित्य में किन फसलों की पैदावार का वर्णन मिलता है? तो जब देखते हैं तो धान, रागी और गन्ना का विवरण देखने को मिलता है। खेती के कार्य में संलग्न निम्न वर्ग की महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो कडेशियर। संगम साहित्य में कितने प्रकार की भूमियों का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की।
और आज का अंतिम संगम काल में भूमिकर को क्या कहते, तो कहते थे करई। तो आज के अपन ने टॉपिक में पढ़ा सोमवार को। आगे जो अन्य महत्वपूर्ण है उनको अपन अगली वीडियो में देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।